नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, यूरोप महाद्वीप के भूगोल को समझने के लिए, और वो भी बिल्कुल गहराई से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बेसिक लेकिन कमाल के फैक्ट्स के साथ। पहली बात, यूरोप जो है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरी बात, और ये इसे सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि यूरोप इतना यूनिक क्यों है। फिर इसके पहाड़ों, मैदानों को देखेंगे, इसकी नदियों और झीलों की बात करेंगे, फिर देशों और शहरों पर आएंगे, और आखिर में इसकी प्रकृति और इकोनॉमी को समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यूरोप एक अद्वितीय महाद्वीप। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो यूरोप को सबसे अलग बनाती है। देखिए, यूरोप को एक बहुत ही दिलचस्प नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोप खुद एशिया का एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, और फिर इसके अंदर भी स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, इटली और बाल्कन जैसे कई छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं। यही वजह है कि इसका कोस्टलाइन यानी तटरेखा इतनी लंबी और खास है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, धरातल के प्रमुख रूप। मतलब अब हम यूरोप के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और दूर दूर तक फैले मैदानों को देखने वाले हैं। अब देखिए, यूरोप की ज़मीन पर ना बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें सबसे फेमस है आल्प्स, जो सेंट्रल यूरोप में फैली हैं, और पूरब की तरफ है यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करते हैं। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रुस, वो 5642 मीटर ऊंची है और यहीं पर है। पहाड़ों से उतरकर अब मैदानों की तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ग्रेट यूरोपियन प्लेन। ये इतना बड़ा है कि फ्रांस से लेकर रूस तक फैला हुआ है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिस वजह से ये इलाका यूरोप की खेती का हब है और इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। अब जरा यूरोप के तटीय इलाकों का एक चमत्कार देखिए। इन्हें कहते हैं फ्योर्ड्स, जो खासकर नॉर्वे में मिलते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बड़े बड़े ग्लेशियर्स पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़े। जब वो पिघल गए तो उन गहरी घाटियों में समुद्र का पानी भर गया और बस बन गए ये खूबसूरत फ्योर्ड्स। इनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं। तो अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, नदियां, झीलें और जलमार्ग। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये यूरोप की लाइफलाइंस हैं, जिन्होंने सदियों से यहाँ के कल्चर और ट्रेड को शक्ल दी है। तो नदियों की बात हो रही है तो 2 सबसे बड़ी नदियों को कैसे भूल सकते हैं। पहली है वोल्गा, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस से होकर बहती है। और दूसरी है मशहूर डेन्यूब। इसकी खास बात यह है कि ये 10 देशों से होकर गुजरती है, दुनिया में किसी भी और नदी से ज्यादा। सोचिए, एक नदी जो 10 देशों की कहानियों को अपने साथ लेकर बहती है। नदियों की कहानी तो हो गई, अब झीलों को देखते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील, जो रूस में है। लेकिन जब बात आती है झीलों की गिनती की, तो फिनलैंड का कोई जवाब नहीं। यहाँ इतनी झीलें हैं कि उसे हजारों झीलों का देश यूं ही नहीं कहते, जैसा आप इस मैप में देख ही सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नदियों और झीलों पर खत्म नहीं होती। यूरोप में कुछ बहुत जरूरी जलमार्ग भी हैं, जैसे इंग्लिश चैनल, जो ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, और जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये रास्ते व्यापार और नेवी के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो अभी तक हमने जमीन, पहाड़, नदियां देखी। अब बात करते हैं इंसानों की, यानी यूरोप के देशों और शहरों की। चलते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर। यहाँ पर आपको यूरोप का एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ है रूस, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और दूसरी तरफ है नन्ही सी वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश, जो रोम शहर के अंदर ही बसा हुआ है। ये फर्क ही यूरोप की डाइवर्सिटी को दिखाता है। और जब बड़े शहरों की बात आती है तो लंदन का नाम सबसे पहले आता है। टेम्स नदी के किनारे बसा ये शहर सिर्फ यूके की राजधानी नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। सदियों से ये व्यापार और फाइनेंस का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर रहा है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, प्रकृति और अर्थव्यवस्था,
यहाँ हम देखेंगे कि कैसे यूरोप की कुदरत और इसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ने मिलकर इसे आज का यूरोप बनाया है। यूरोप की जो आर्थिक ताकत है ना, उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। आज के ज़माने में यूरोपीय संघ यानी ईयू जो देशों का एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, और दूसरा इसका इतिहास। यहीं से तो औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, पैसे और इंडस्ट्री से हटकर चलिए यूरोप के कुछ कुदरती अजूबों को देखते हैं। नॉर्वे जैसे देशों में गर्मियों में आधी रात का सूरज दिखाई देता है, जहां 24 घंटे दिन रहता है। और सेंट्रल यूरोप में हंगरी के पुस्तास जैसे बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जो एक बिल्कुल ही अलग और खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। तो चलिए एक फटाफट रीकैप हो जाए कि हमने क्या क्या ज़रूरी बातें जानी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, सबसे लंबी नदी वोल्गा, दूसरी सबसे लंबी डैन्यूब, सबसे बड़ी झील लाडोगा और सबसे बड़ा देश रूस। ये टेबल आपको ये सब याद रखने में मदद करेगी। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पर सोचें। यूरोप की जो भौगोलिक खासियतें हैं, लंबी तटरेखा, नदियाँ, उपजाऊ मैदान, इन सब ने मिलकर यूरोप को एक ग्लोबल पावर बनने में कैसे मदद की? सोचिएगा ज़रूर। तो देखा आपने यूरोप का भूगोल कितना दिलचस्प है, और हाँ, एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इन सभी बातों को मैप के साथ दोहराते रहिए, इससे आपकी तैयारी और भी पक्की होगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।